हम और आप हैं हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान को बड़ा मजा आता है पॉलिटिक्स बताने में, इसीलिए हम लेकर आते हैं नेता नगरी, जो कि इस बार है लाइव। यानी हम होंगे, हमारे मेहमान होंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे और सामने जनता होगी जो पूछेगी सवाल। राजदीप जी और राहुल जी बताएं कि जब ये मुख्यमंत्रियों से मिलने जाते हैं तो किस तरह का भोजन परोसा जाता है और क्यों मुख्यमंत्रियों के बजाय सिने तारिकाओं के इंटरव्यू में इन वरिष्ठ पत्रकारों की ज्यादा दिलचस्पी होती है। देखिए, मैं नहीं जानता ये सवाल, ये गूगली सा सवाल आपने कहां से रखा है मेरे सामने। हम तो उस लालच में पूछ लेते हैं, हमने थोड़ी ना कहा कि ममता जी या शरद पवार जी या केसीआर जी या जगन मोहन जी या और ये पत्रकारिता के चुलबुल पांडे हैं। ये चुलबुल पांडे हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे 18 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा नेता नगरी लाइव। आइए और इस दुनिया का हिस्सा बनिए। साल 2003, महीना दिसंबर का था। जगह इजराइल की राजधानी तेल अवीव। यहाँ यहूदा हालेवी स्ट्रीट पर लोग रोज की तरह आ जा रहे थे। दोपहर के ठीक 12:30 पर हालेवी स्ट्रीट के एक स्टोर पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 3 लोग मारे गए और कई जख्मी भी हुए। ये धमाका दूसरे इंतिफादा के समय हुआ था, तो आशंका जताई गई कि ये कोई सुसाइड अटैक हो सकता है। लेकिन जब जांच बैठी तो एक नई कहानी सामने आई। सामने आया एक परिवार का नाम जो कई सालों से इजराइल में अपराध की जड़ बना हुआ था। इस परिवार को इजराइल में एबरगिल क्राइम फैमिली के नाम से जाना जाता है। ब्लास्ट में इसी परिवार के इत्जाक एबरगिल का नाम सामने आया। इस ब्लास्ट की जांच में जो केस चला उसे इजराइल के इतिहास में केस 512 के नाम से जाना जाता है। साल 2021 में इत्जाक को तेल अवीव में ब्लास्ट करने के आरोप में दोषी पाया गया। उसे 3 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन केस 512 की गुत्थी अभी भी पूरी तरह सुलझी नहीं थी। इस केस में एक और नाम था जो बार बार सामने आ रहा था। उस शख्स का कोई अता पता नहीं था। वो नाम था यानिव बेन साइमन। साल 2015 में यानिव के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया और पूरी दुनिया में उसकी तफ्तीश शुरू हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं। दरअसल यानिव बेन साइमन की गिरफ्तारी हो गई है। वो साउथ अफ्रीका में छुपा हुआ था। तो आज हम जानेंगे इजराइल की एबरगिल क्राइम फैमिली की कहानी क्या है, यानिव कैसे इस फैमिली से जुड़ा और यानिव की गिरफ्तारी कैसे हुई। सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले परिचय की रिवायत पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक नेह निमंत्रण। महफिलों का दौर वापस लौट आया है। साथ में लौट आया है लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप अड्डा शुरू हो चुका है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। अड्डा 19 और 20 नवंबर को भी सजेगा। अड्डे पर क्या क्या मिलेगा? सितारों संग सत्संग मिलेगा, लाइव लल्लन टॉप क्विज मिलेगी, सही जवाब देने पर मिलेगा बढ़िया बढ़िया इनाम। एंट्री पूरी तरह से फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे अगर आप रजिस्टर ना भी कर पाएं तो कोई बात नहीं, आप बस ध्यानचंद स्टेडियम आ जाइए, अपन मौके पर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। अब सूचना समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां आज हम आपको इजराइल के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की कहानी बताने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत एबरगिल क्राइम फैमिली की कहानी से करेंगे। साल 2000 की बात है। इजराइल में ड्रग्स की जहां चर्चा होती थी, वहां याकोव एबरगिल का नाम सामने आता था। याकोव ने ड्रग्स का एम्पायर खड़ा कर लिया था। इजराइल में उसकी पहचान ड्रग्स माफिया के तौर पर बन गई थी। ड्रग्स के कारोबार में उसने छोटे मोटे अपराध भी शुरू कर दिए थे। इस दौरान कुछ लोग याकोव के साथ भी आ गए थे। याकोव का ड्रग्स का कारोबार सही चल रहा था, लेकिन साल 2002 में उसकी मौत हो गई। अब कारोबार उसके भाइयों ने संभालना शुरू कर दिया। मीर, इत्जाक और अवराम ने ड्रग्स के कारोबार को और विस्तार दिया। धीरे धीरे ड्रग्स की तस्करी इजराइल से निकलकर अमेरिका तक पहुंच गई। और एक वक्त वो भी आया जब एबरगिल परिवार अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करने वाले टॉप 40 माफियाओं की लिस्ट में शामिल हुआ। जाहिर है, ड्रग्स का धंधा कभी आइसोलेशन में नहीं चलता, उसके साथ कई और अपराधों की नींव पड़ती ही है। इसी राह पर एबरगिल परिवार भी बढ़ा। इजराइल में ड्रग्स की दुनिया के साथ साथ लूटमार, जबरन वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कसीनो के कारोबार पर भी एबरगिल परिवार का कब्जा होता चला गया। कट टू साल 2006।
इस साल साउथ अफ्रीका की जेल से छूटकर एक खूंखार अपराधी इजराइल वापस आया। उसका नाम था यानिव बेन साइमन। यानिव के आने की खबर इत्तेजाक को थी। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेजाक और यानिव की मुलाकात पहली बार साउथ अफ्रीका में ही हुई थी। उस समय इत्तेजाक साउथ अफ्रीका अपने कान का एक ऑपरेशन करवाने गया था। साल 2006 में दोनों एक साथ इजराइल में मौजूद थे, लेकिन इस समय तक दोनों अपने अपने ढंग से काम करने लगे थे। कहा जाता है जब दोनों ने मिलकर साल 2003 में तेल अवीव में धमाका किया तो उस समय यानिव इत्तेजाक के राइट हैंड की तरह काम किया करता था। बाद में दोनों की राहें अलग हो गईं। हालांकि दोनों के बीच दोस्ती अभी भी बनी हुई थी। साल 2003 के धमाके के बाद इत्तेजाक और यानिव लंबे वक्त के लिए गायब हो गए थे। एक समय तो यानिव के मरने की अफवाह भी फैल गई थी, लेकिन इजराइल पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज की तो इत्तेजाक से जुड़े लोग सामने आने लगे। इत्तेजाक की गिरफ्तारी हुई। उस पर हत्या, लूटपाट, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स तस्करी से जुड़े केस भी चले। उसे साल 2003 बम ब्लास्ट मामले में दोषी भी माना गया और सजा सुनाई भी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इत्तेजाक से यानिव के साथ संबंधों पर सवाल किया गया तो उसने जवाब दिया कि यानिव मेरा करीबी है, दोस्त है और मैं उसे प्यार करता हूं। उसे कुछ करने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी की नहीं सुनता है। अब इत्तेजाक तो पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन यानिव का अभी भी कोई पता नहीं था। इजराइल पुलिस पर साल 2003 बम ब्लास्ट केस को सुलझाने का दबाव बना हुआ था। उस हादसे को हुए सालों बीत चुके थे, लेकिन मारे गए लोगों को इंसाफ नहीं मिला था। इजराइल पुलिस को यानिव का पता लगाना था। उसने अपने देश में यानिव को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशंस भी चलाए, कई जाल बिछाए, लेकिन इजराइल पुलिस को सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। इजराइल पुलिस को यानिव के विदेश में छिपे होने का शक पैदा हुआ तो उसने इंटरपोल से संपर्क साधा। साल 2015 में इंटरपोल ने भी यानिव के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया। इसका मतलब था कि दुनिया के लगभग हर देश की पुलिस अब यानिव को पकड़ने के लिए सहयोग करने वाली थी। इंटरपोल को जब सुराग मिला कि यानिव साउथ अफ्रीका में छिपा बैठा है तो उसने साउथ अफ्रीका पुलिस के साथ जाल बिछाया और इजराइल पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट भी मदद के लिए आ गई। मालूम पड़ा कि यानिव साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में है। पुलिस ने उसके ठिकाने का पता लगाया और 17 नवंबर की सुबह छापा मारकर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तारी के बाद साउथ अफ्रीका पुलिस ने कुछ डिटेल्स बताई। आइए एक एक करके आपको वो बता देते हैं। यानिव के साथ 7 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है। छापे में 12 बंदूकें मिली हैं, जिनमें 5 राइफल और 7 पिस्तौल हैं। $40,000 माने तकरीबन 32 लाख रुपए भी बरामद किए गए। यानिव की गिरफ्तारी इजराइल पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। यानिव के साथ आगे क्या होगा? क्या उसे प्रत्यर्पित करके इजराइल लाया जाएगा या आगे के केस उस पर कहां चलेंगे? इन सब सवालों के जवाब आपको आने वाले वक्त में लल्लन टॉप पर मिलेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब आज की बड़ी सुर्खियां बता देते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिका ने सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में मोहम्मद बिन सलमान को ट्रायल से छूट दे दी है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। सितंबर 2022 में उन्हें सऊदी अरब का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में राष्ट्राध्यक्षों को मुकदमे से छूट मिली हुई है। इसी वजह से एमबीएस पर अदालती कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। हालांकि बाइडेन सरकार ने यह भी कहा कि छूट का मतलब ये नहीं है कि एमबीएस निर्दोष है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि खशोगी की हत्या का आदेश एमबीएस ने दिया था। एमबीएस इस आरोप से इनकार करते रहे हैं। जमाल खशोगी सऊदी सरकार के निरंकुश रवैये के खिलाफ लिखते बोलते रहते थे। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल के सऊदी दूतावास में उनकी हत्या कर दी गई थी। सऊदी सरकार लंबे समय तक हत्या से इनकार करती रही। जब सबूत सामने आए तब कहा कि हाथापाई में खशोगी की जान चली गई थी। दूसरी सुर्खी नीदरलैंड से है। यहाँ की एक अदालत ने MH17 प्लेन क्रैश के मामले में 3 दोषियों को सजा सुना दी है। इनमें से 2 रूसी और 1 यूक्रेन का नागरिक है। चौथे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि तीनों आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी यथास्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। MH17 की कहानी क्या है, अब आपको ये बताते हैं। MH17 मलेशियन एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन था। 17 जुलाई 2014 को ये प्लेन 298 लोगों को लेकर मलेशिया के कुआलालंपुर से नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम जा रहा था। उस समय यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अलगाववादियों का उभार हो रहा था। उसी वजह से यूक्रेन ने 32,000 फीट से नीचे का एयर स्पेस बंद कर दिया था।
MH17 उस इलाके में 33,000 फीट की ऊंचाई पर था। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। इस प्लेन पर मिसाइल से हमला हुआ था। हमले में सभी यानी कि 298 लोग मारे गए। इनमें कुल 17 देशों के नागरिक थे। सबसे ज्यादा यानी कि 193 लोग नीदरलैंड्स के थे। जांच में सामने आया कि मिसाइल रूस में बनी थी और इसे पूर्वी यूक्रेन से चलाया गया था। अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि दोषी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को गिराना चाहते थे, लेकिन उनके निशाने पर सिविलियन एयरक्राफ्ट आ गया। हमारी आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी कतर से है। कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने को है। शुरुआत से ही ये इवेंट विवादों में घिरा रहा है। नया विवाद ये है कि कतर में विश्व कप के दौरान शराब बैन कर दी गई है। ये फैसला तब आया है जब टूर्नामेंट शुरू होने में केवल 2 दिन का समय ही बचा हुआ है। पहले स्टेडियम के भीतर चुनिंदा जगहों पर शराब बेची जानी थी, लेकिन फीफा के नए फैसले के मुताबिक कतर के 8 स्टेडियम में शराब बैन कर दी गई है। हालांकि टूर्नामेंट के दौरान कुछ स्टेडियम कॉर्पोरेट क्षेत्रों में शराब मिल जाएगी। शराब बैन के बाद कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप एक बार फिर विवादों में आ गया है। इसके पहले कतर पर मानव अधिकार उल्लंघन के आरोप लगे थे, जिसकी वजह से फीफा वर्ल्ड कप विवादों में आ गया था। फीफा पर सवाल उठे कि उसने इन मानव अधिकार उल्लंघन के बावजूद कैसे कतर को वर्ल्ड कप की मेजबानी दे दी। हमने पूरा मामला दुनियादारी के एक एपिसोड में बताया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ और देखते रहिए दुनियादारी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। जाते जाते आपको एक और जानकारी दे देते हैं। द लल्लन टॉप क्विज ऐप पर शुरू हो चुकी है, जिसे आप लाइव खेल सकते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। क्विज खेलने पर इनाम भी है। हर दिन टॉप 50 विजेताओं को धनराशि जीतने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, डाउनलोड करिए लल्लन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। शुक्रिया। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात यह है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में। आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है। वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप। फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए। 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।